नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव के साथ की बैठक। फोर्टिफाइड चावल का वितरण, बाजरा के उत्पादन को प्रोत्साहन, एथेनॉल ब्लेंडिंग यूनिट्स की स्थापना पर की बातचीत। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है तारबंदी योजना। किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए मिलेगा 50% का अनुदान। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सहित कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश से फसलों को भी पहुंचा है नुकसान। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालें और बात करते हैं बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरीके के प्रयास कर रही है। वैसे भी 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक विभाग के सचिव ने कर्नाटक राज्य सरकार से मुलाकात की है ताकि जो बाजरा के उत्पाद है जो उनको बढ़ावा दिया जा सके। कर्नाटक को बाजरा के ज्यादा उत्पादन के साथ साथ तैयार रहना चाहिए और बाजरा के लिए जो बाजार है वो भी किसानों को उपलब्ध हो, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य को स्टार्टअप्स के माध्यम से बाजरा उत्पादों की पैठ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए जो केंद्रीय सचिव उन्होंने बैठक की है ताकि जो बाजरा से जुड़े किसान हैं उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए। खाद्य सचिव ने कहा कि हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स के साथ एक समझौता करना चाहिए ताकि उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा सके। अगर हम बाजरा की बात करें तो एथेनॉल और ब्लेंडिंग को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और बाजरा से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को भी और आसान करने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। कर्नाटक ऐसे 8 चिन्हित राज्यों में से एक है जिनकी मेट्रो शहरों में 100 एथेनॉल बंक पेश करने की निर्धारित योजना है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया, यानी कि मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और इसका मकसद यही है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण कर्नाटक को बाजरा का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बाजरा उत्पादों की पैठ बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स के साथ एक समझौता करने पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ कर्नाटक दूसरे राज्यों की बाजरा की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और सक्षम है, क्योंकि बाजरा की खेती बड़ी मात्रा में कर्नाटक में होती है और कर्नाटक में बड़ी मात्रा में किसान जुड़े हैं जो बाजरा की खेती करते हैं। दूसरे राज्यों में बाजरा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सभी हैंडलिंग और परिवहन लागत वहन करता है और प्रोत्साहन देता है कि बाजरा से जुड़े जो किसान हैं, जो खेती करने वाले जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और कुछ अलग करने की चाहत और मेहनत से मंजिल हासिल करना संभव है। पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा उडमुड इलाके के गांव गुडीपिंड के किसान संजीव सिंह सिक्की इसकी एक मिसाल है। उन्होंने गेहूं और धान की पारंपरिक खेती से हटकर मशरूम की फार्मिंग करने की ठानी और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लेकर अपने इरादे में वो कामयाब हुए हैं। 10 साल पहले 10,000 रुपए सालाना टर्नओवर वाली मशरूम फार्मिंग का उनका काम अब 1.5 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। देखते हैं इस सिलसिले में संजीव कुमार बख्शी की ये खास रिपोर्ट। कुछ अलग गुजरने की चाहत, प्रशिक्षण और मेहनत से मंजिल हासिल करना संभव है। पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा उडमुड इलाके के गांव बुढ़ी पिंड के किसान संजीव सिंह सिक्की इसकी जीवंत मिसाल है। उन्होंने 1990 में दूरदर्शन के जालंधर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मेरा पिंड मेरे खेत में मशरूम फार्मिंग संबंधी एक रिपोर्ट देखकर ठान लिया कि गेहूं धान के परंपरागत फसली चक्र से निकलकर मशरूम फार्मिंग में ही अपना भविष्य बनाना है। उस वक्त संजीव कॉलेज में बीए ऑनर्स कर रहे थे और कृषि में धान और गेहूं की परंपरागत लीग से हटकर कुछ करना चाहते थे। दूरदर्शन पर कार्यक्रम मेरा पिंड मेरे खेत में मशरूम फार्मिंग को लेकर रिपोर्ट में समझा कि बहुत छोटे स्तर से ये काम शुरू किया जा सकता है और बस उन्होंने ठान लिया कि अब यही करना है। फिर जानकारी मिली कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में इसका प्रशिक्षण मिलता है तो पहुंच गए वहां और वहां से प्रशिक्षण लेकर महज 3 क्विंटल भूसे से कंपोस्ट तैयार कर बिल्कुल छोटे स्तर पर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण लिया और एक छोटे से कमरे से मशरूम उगाना शुरू किया। संजीव की दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई और 5 से 7 किलो रोजाना से शुरू हुआ उनका सफर अब 3 से 4 क्विंटल रोजाना तक जा पहुंचा और करीब
30 साल पहले 10,000 रुपए से शुरू हुआ उनका सालाना टर्नओवर अब 1.5 करोड़ के पार जा पहुंचा है। मशरूम कल्टीवेशन का ये बहुत बड़ा लाभ है कि हम जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसको प्रयोग करते हैं। जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है जब उसको प्रयोग नहीं करते तो हम प्रदूषण में आग लगा के जलाना पड़ता है, उससे प्रदूषण फैलता है तो जमीन की सेहत भी खराब हो जाती है। इसलिए वो हम इसको इकट्ठा करते हैं, जिसको तूड़ी बोलते हैं या बीट स्ट्रा बोलते हैं, उसको बीट स्ट्रा को इकट्ठा करके हम उससे मशरूम निकालते हैं। जो मशरूम का वेस्ट होता है वो दोबारा फिर खेतों में प्रयोग किया जा सके, जिससे हमारी खाद की जो समस्या है वो हल हो जाती है। और ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है, तो इससे एग्रीकल्चर काफी अच्छी डेवलप होती है। उनका अगला लक्ष्य उत्पादन को रोजाना 1 टन तक ले जाने का है। संजीव ने मशरूम फार्मिंग में कई तजुर्बे किए, जिनमें से कुछ काफी कामयाब रहे और PAU व सोलन मशरूम अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक भी उनके तजुर्बे को लेकर उनसे चर्चा करते रहते हैं, जिसमें सीधे 1 किलो बीज की बोतलें तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि PAU व सोलन मशरूम अनुसंधान केंद्र सहित सभी जगह 500 ग्राम की बोतल ही तैयार की जाती रही है। संजीव का मानना है कि जहां खेती पर दबाव बढ़ रहा है, वहीं कृषि अवशिष्ट भी एक बड़ी समस्या बन रहा है। कृषि अवशिष्ट और खासकर पराली को सामान्यतया जलाया जाता है, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान होता है। लेकिन यही अवशिष्ट और पराली मशरूम कृषि का कच्चा माल है और कंपोस्टिंग कर मशरूम उगाई जाती है और फिर मशरूम फार्मिंग के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वह बेहतरीन कंपोस्ट खाद होती है, जिससे पारंपरिक कृषि में भी रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। यकीनन संजीव की ये कामयाबी देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए होशियारपुर से डॉक्टर संजीव कुमार बख्शी की खास रिपोर्ट। और अब बात करेंगे राजस्थान के किसानों की और बात करेंगे तारबंदी योजना से किसानों को कितना फायदा हो रहा है, सरकार की तरफ से कितना अनुदान मिल रहा है। तारबंदी योजना में किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही, ताकि जो आवारा पशु हैं उनसे वो अपनी फसलों को बचा सके। किसानों को अपने खेतों में तारबंदी यानी कि बाड़ बनाने के लिए सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना में आने वाले कुल खर्चे में से सरकार किसानों को 50% खर्चा देगी, बाकी किसानों को 50% खुद ही वहन करना होगा। इस योजना का लाभ राज्य के छोटे जो सीमांत किसान हैं, छोटे जो लघु किसान हैं, उनको दिया जाएगा। 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। कई और तरीके के प्रयास किए जाए तारबंदी होने के बाद जो आवारा पशुओं से फसल को बचाया जा सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि खेतों के किनारे तारबंदी हो जाएगी, जिससे जो आवारा पशु खेतों में नहीं जा पाएंगे। इसके लिए कम से कम 3,96,000 तक की राशि किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य भर के किसानों को 8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। अक्सर देखा जाता है कि जो आवारा पशु हैं किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस योजना के तहत किसान राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। एक आवेदन करने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में क्या क्या होने चाहिए ये भी जानना जरूरी है किसानों के लिए। यह योजना लाभ के लिए किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि जो लाभार्थी का जो पैसा है वो सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। जो अनुदान का पैसा है वो बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। अगर आपकी जमीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ जमीन की जमाबंदी, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी किसानों को उपलब्ध करानी होगी। एक आवेदन भरना होगा और एक राज्य सरकार की एक वेबसाइट है, किसानों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां वो अपना ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं जमा करना चाहते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म वो डाउनलोड कर सकते हैं और पोस्टल के माध्यम से वो संबंधित विभाग को भेज सकते हैं, बाकी सारे जो दस्तावेज हैं वो लगाकर। और अब बात कर लेते हैं असम की। असम कछार जिला मुख्यालय शहर सिलचर के रंगीर खारी इलाके में पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रासायनिक खाद ले जा रहे 2 ट्रकों को जब्त किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि अवैध तरीके से मिजोरम तक 2 ट्रकों के जरिए रासायनिक खाद बीती रात ले जाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही रंगीर खारी पुलिस ने अभियान चलाकर 2 ट्रकों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में नौगांव जिले के चालक लश्कर
राजीव राय, मुमताज अली और डबका निवासी जब्बार चौधरी और रेहान उद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार चारों आरोपियों से सघन पूछताछ कर रही है। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। देश के कई हिस्से सर्दी की शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड है, जिसे बारिश और बर्फबारी ने और बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ मंदिर बर्फ की मोटी चादर में लिपटा दिखाई दिया, तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सोमवार से मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट रहेगी। में विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। एक ओर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी राज्यों में बारिश के बने रहने से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। कश्मीर घाटी और जम्मू के कुछ इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप हो गया है। घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। कुलगाम, गुलमर्ग सहित कई जिले पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। गुलमर्ग में बर्फ से पटी सड़कों को साफ करने के लिए प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने वाली मशीनों को काम में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर लादकर सुरक्षित शोपियां जिले अस्पताल पहुंचाया। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो राज्य में रविवार को भी मध्य से भारी हिमपात जारी रहा, जिससे 400 से अधिक सड़कें स्थायी रूप से बंद हो गई हैं। किन्नौर के तमाम इलाके और शिमला के नारकंडा, जुब्बल, रोहड़ और चौपाल जैसे इलाकों में सड़कों पर भारी बर्फबारी हुई है। पिछले 24 घंटे में कुल्लू, चंबा, सिरमौर, शिमला, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। धर्मशाला के निकट नड्डी गांव में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इससे पर्यटकों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में भी जमकर बर्फ गिर रही है। रविवार को बद्रीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ मंदिर बर्फ की मोटी चादर में समा गया। कुछ ऐसी ही स्थिति गंगोत्री धाम की भी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में शनिवार को 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश और ठंड का कहर जारी रहा। यूपी के कई शहरों में भी जमकर बारिश हो रही है। बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सोमवार से मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट रहेगी। वहीं यूपी और एमपी में 1-2 दिन मौसम खराब ही रहेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल लुधियाना में जो है ज़्यादा रेन रिपोर्ट हुआ है, और उसके साथ साथ भी हरियाणा में भी हेवी रेन हुआ है, और दिल्ली में जो है नजफगढ़, पालम ये जगह में हुआ है मॉडरेट रेन। बाकी जो हमारा जो दक्षिण दिल्ली है कम बारिश हुआ है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में भारी बारिश के बाद उत्तर पश्चिम भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में गिरावट आने की संभावना है। यानी बारिश से भले ही राहत मिलेगी, लेकिन सर्दी और कोहरे का प्रकोप अभी जारी रहेगा। और बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और
ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को ढाढ़स बंधाते हुए क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वेक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फसल क्षति का आकलन कर किसानों को राहत मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश के पश्चिमी, मध्य व उत्तरी क्षेत्रों में शनिवार को देर रात तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और कई इलाकों में आंवले के बराबर ओले भी गिरे हैं। जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में शनिवार रात बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। भिंड जिले के दमोह क्षेत्र के बीसनपुरा, मुरावली, दावनी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर के अलावा बुंदेलखंड के टीकमगढ़, निवाड़ी एवं छतरपुर जिले में भी ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों के ग्रामों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को पहुंचे नुकसान का शीघ्र सर्वे किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां क्षति हुई है तत्काल सर्वे कराया जाए, साथ ही क्षति का आकलन कर राहत राशि के भुगतान की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में हमेशा किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है वे किसान संकट में हैं, लेकिन उन्हें इस संकट से निकालने का कार्य किया जाएगा। किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और खबर। मध्य प्रदेश दतिया जिले में अमरूद की खेती अधिक मात्रा में होती है। यहाँ के सैकड़ों किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया अमरूद ही है, लेकिन इस बार मौसम की मार और बीमारी के चलते अमरूद की फसल भी चौपट हो गई है। दतिया जिले के पंडोखर, मैथाना, पहुज, जाकुली आदि ग्रामों के अमरूद के वर्षों पुराने बगीचे हैं, जिनमें हर साल बड़ी मात्रा में अमरूद खूब लगते थे, लेकिन इस बार मौसम की मार के चलते इन पेड़ों में 30% ही अमरूद आए हैं, जबकि 70% फल लगे ही नहीं। वहीं जिनमें अमरूद लगे भी है वह भी बहुत छोटी साइज की है और पक नहीं रही। यही वजह है कि बाजार में अमरूद कम आने से महंगा भी बिक रहा है। बगीचा मालिकों का कहना है कि पिछले साल तक हमारे इन पेड़ों से एक पेड़ में 100 से 150 किलो तक फल मिल जाता था, लेकिन इस साल अमरूद की पैदावार अचानक कम हो गई है। इस बार इन बागीचों से किसानों की आमदनी बिल्कुल घट गई। इस बार मौसम की मार और इल्ली की मार से जाम फल की खेती यानी कि अमरूद की खेती बीमार हो गई है। अमरूद की फसल से साल भर का खर्च चलता था। इस बार पेड़ों में अमरूद के जो फल भी दिखाई नहीं दे रहे। यह भी बताया जाता है कि इस साल के मानसून के अंत में के सीजन में लगातार बारिश होने से अमरूद के पेड़ों में आया फूल का झड़ जाना एक मुख्य कारण है। फूल कम होने से फल कम आया और ऐसे में पेड़ की नई डालियां, पत्ते विकसित होने लगे। जब नवंबर महीने में अमरूद पकना शुरू होता है तब तापमान भी कम हो गया। इस कारण अधपका सा रहने लगा। इल्ली और मौसम की मार का असर अमरूद की पैदावार पर इस साल देखने को मिल रहा है। और मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला फूल, नारियल आदि अक्सर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अहमदाबाद में युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप एक नई शुरुआत कर रहा है। क्या है कोकोनट स्टार्टअप? देखिए अहमदाबाद से सुमन बोराना की खास रिपोर्ट। भारत आस्था का देश है। यहाँ मंदिरों में फूल और नारियल चढ़ाने का रिवाज है, पर आस्था के ये प्रतीक उसके बाद कहाँ जाते हैं? कुछ कूड़ेदान में सड़ जाते हैं तो कुछ पानी में बहा दिए जाते हैं। ये प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनते हैं। अहमदाबाद जैसे शहर में करीब रोजाना 30 टन फूल और 130 टन नारियल बर्बाद होते हैं। पर अब तस्वीर जरा बदली है। अब इस्तेमाल किए हुए फूल और नारियल सड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यश और अर्जुन ने इसका हल निकाला है। एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिससे इन फेंके गए नारियलों को एक नया रूप दिया जा रहा है। हम पहले निर्माल्य फूलों लाते थे, तो बाद में उसमें ऐसा था कि हम नारियल को फेंक देते थे। तो नारियल के फेंक देने के बाद हमें पता चला कि इसका भी अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। तो हम टेंडर कोकोनट जो हम नारियल जो टेंडर कोकोनट है उसको पी के हम फेंक देते हैं, तो हम उसको कलेक्ट करते हैं अलग अलग वेंडर के थ्रू, और निर्माल्य मंदिर के फूलों के जो साथ नारियल आता है उसको भी कलेक्ट करते हैं। उसमें से कोकोपीट बनता है। हम मंदिर के फूलों कलेक्ट करते हैं, उसमें से अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे हम फूलों का पाउडर बनाते हैं, पाउडर में से अगरबत्ती बनती है, और फूलों का जो थोड़ा सड़ जाता है फ्लावर, उसमें से खाद बनता है। और उसी फूलों के पाउडर के होली के लिए हम उसको अलग अलग नेचुरल हर्ब्स मिक्स करके होली के लिए कलर भी बनाते हैं। नारियल के छिलकों को मशीन में पीसकर कोकोपिट बनाया जाता है। ये मिट्टी के विकल्प के रूप में बेहतर रूप से काम करता है। नारियल के फाइबर से स्टिक्स बनाई जाती हैं, जो मनी प्लांट जैसे पौधों के लिए सपोर्टर का काम करती हैं।
नारियल के स्टार्टअप से उन कई लोगों को रोजगार मिल रहा है जो कभी कचरा बीनने का काम करते थे, तो कुछ बेरोजगार महिलाएं थीं जो आज अच्छी कमाई कर रही हैं। मेरे को मालूम नहीं था कि ये फूल में से क्या बनता है। फिर मैं नदी में नाव चलाते रहा, फूल की थैलियाँ पकड़ते रहा। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि ये वेस्ट में से फूलों का खाद बनता है। वो गबला बनाते हैं, मोस्टिक बनाते हैं और छोटा मोटा सब कुछ काम हम लोग कर लेते हैं। और जो मंदिरों को नारियल आता है, श्रीफल वगैरह वगैरह, उसको हम छिलका निकाल के उसका कोकोपीट खातर भी बनाते हैं। और उसमें से जो काटली निकलती है उसमें से हम बाउल बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं, किचन बनाते हैं। अक्सर हमने कांच, स्टील और मिट्टी के बर्तन देखे हैं, पर इस स्टार्टअप की मदद से नारियल की कटोरियां व अन्य आकर्षक चीजें बनाई जा रही हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से फाइबर भी देती हैं। इसके साथ ही नारियल से की चेन और चम्मच भी बनाई जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र बन रही है। हम अक्सर रास्तों पर बिखरे फूलों और नारियल को देखते हैं, पर अर्जुन और यश जैसे विद्यार्थियों ने इनके सही निस्तारण की जिम्मेदारी ली है और उसे एक नए व उपयोगी रूप में पेश किया है, जो अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाथियों को करंट से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाले याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने दायर याचिका में कहा है कि हाथियों की अप्राकृतिक मौत हो रही है। इनमें से ज्यादातर की मौत बिजली का करंट लगने से हो रही है। याचिका में हाल ही में लोकसभा में वन और पर्यावरण मंत्रालय के उस डाटा का जिक्र किया जिसमें कहा गया कि 2016-17 में बिजली के करंट से हाथियों की मौत की संख्या 56 थी, जो 2018-19 में बढ़कर 81 पहुंच गई। याचिका में एक आरटीआई आवेदन के जवाब में यह हवाला दिया गया कि जिसमें यह भी कहा गया कि 2009 से 2020 तक कुल 741 हाथियों की मौत बिजली के करंट लगने से हो गई थी। याचिका में कहा गया है कि हाथियों की बिजली के करंट से मरने की समस्या को वन और पर्यावरण मंत्रालय भी गंभीर मानता है। याचिका में 2010 के गजा की रिपोर्ट के अनुशंसाओं के अनुपालन की मांग भी की गई। इसके अलावा 18 जुलाई 2019 को हुए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के स्टैंडिंग कमेटी की 54वें बैठक में टास्क फोर्स की अनुशंसाओं को भी लागू करने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को, कम्युनिटी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व में हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के तारों को तत्काल रूप से हटाने का आदेश दिया जाए। इसके लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए। और आप जिन खबरों से रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 2 टीके ले चुके व्यक्ति किसी भी टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका लगवा सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन तथा दीव में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में कोरोना का एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। अस्पताल में कोविड बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 720 कर दिया गया, जबकि गैर कोविड रोगियों के लिए 480 बिस्तर हैं। कोरोना टीका देने के लिए 6 टीका केंद्र अस्पताल में बनाए गए और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीकों की खुराक दी जा रही है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 29,60,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151.94 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी है। सुबह डोडा जिले में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ बिछने के कारण यातायात बाधित हुआ है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग सोमवार से 16 जनवरी तक स्टार्टअप भारत नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान देश में उद्यमिता, विकास और विस्तार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
नहाते पिरोते ये